हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका होना है, तो बेटा इस एग्जाम में आपका जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर में आता है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ का होता है, 25 क्वेश्चन जो होता है वो आपका फिजिक्स का होता है और 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का होता है। तो बेटा इस पेपर को आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको अच्छे से प्रश्नों का हल मालूम होगा। तो बेटा हम आपको बेटा हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं यानी मैथ की क्लास कंप्लीट हम आपको करवाएंगे। यानी किस प्रकार से करवाएंगे, यानी आपका 2006 से लेकर 2018 तक के जितने भी मॉडल पेपर हैं ठीक है, पिछले वर्ष के, उन सभी प्रश्नों का हल हम आपको करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बेटा हमारी जो वीडियो का जो प्रकार रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, वो ये है बेटा, हमारी एक वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन 25 करवाए जाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन 25 करवाए जाएंगे। तो आप मान के चलिए आपकी मैथ की वीडियो 2 बन गई, यानी आपके 2 वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से 2018 का पेपर में जो 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी जो अगली 2 वीडियो रहेंगी, एक में आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, एक में आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में रहेगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ये भी आपकी जो है 2 वीडियो में ये भी 2 क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। इस प्रकार से 2018 का पूरा पेपर कंप्लीट हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग 2017 का पेपर हल करेंगे, 2016 का हल करेंगे, इस प्रकार से हम लोग 6 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, ये तो बात इसकी हो गई। दूसरी चीज बेटा, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 2018 का जो है, इसमें आपका जो है मैथ का जो क्वेश्चन होगा, यानी 50 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 25 तक के जितने भी मैथ के प्रश्न हैं उनका हल हम आज की वीडियो में करवाएंगे। अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 26 से लेकर 50 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैथ के सारे क्वेश्चन जो भी 2018 में आए हुए हैं वो हल कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ बेटा, 2006 से लेकर 2018 तक के जितने भी पेपर हैं, जितने भी वीडियो बनाएंगे बेटा, इस वर्ष कंप्लीट क्लास होने वाली है, इस वर्ष कंप्लीट क्लास आपकी होने वाली है। तो बेटा जितनी भी वीडियो होंगी उनका हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट जो होगा वो हम चैनल में बना देंगे। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम में प्रत्येक वीडियो को आसानी से देखते जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग प्रश्न नंबर 1 से हल समझेंगे प्रश्न नंबर 25 तक। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है वो हम पढ़ के बताते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न कहता है, एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है एवं ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। बेटा हमें इस प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि कितने घन बक्से में रखे जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सलूशन है वो देखिए बेटा, हम आपको किस प्रकार से करवाने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको लंबाई दे रखी है। सबसे पहले बेटा हमें जिस भी बर्तन में रखना है तो पहले बेटा हम उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लंबाई दे रखा है। बेटे लंबाई को L से लिखते हैं। लंबाई आपको 10 दे रखा है, तो यहाँ पे बेटा हमने लिख लिया 10 मीटर। दूसरी चीज़, चौड़ाई बेटा आपको 6 मीटर दे रखे हैं, तो यहाँ पे B बराबर हम लिख लेंगे 6 मीटर। दूसरी चीज़ बेटा, ऊंचाई यहाँ पे आपको 4 मीटर दे रखे हैं, तो H बराबर आपको 4 मीटर लिख लेना है। ठीक है, अब हम बेटा क्या करते हैं, बक्से का आयतन निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, बक्से का आयतन, बेटे बक्से के आयतन का फार्मूला होता है, बक्से का आयतन बक्सा जो आपका होता है वो कमरे के रूप का होता है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और बेटा ऊंचाई होती है। तो बक्से का आयतन फार्मूला होता है L गुणे B और गुणे H। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, L के स्थान पे आपको 10 लिखना है, B के स्थान पे आपको बेटा 6 लिखना है, H के स्थान पे बेटा आपको 4 लिखना है। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। बेटे आप गुणा कर दो, 10 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 धाम आपका 60 हो गया।
60 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। यानी बक्से का आयतन हमें प्राप्त हुआ है 240 घन मीटर। क्या है बेटा? घन मीटर, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे इस प्रश्न में जो भी हमें घन रखना है तो उस घन का जो आयतन है वो 15 दे रखे हैं। यानी बेटा यहाँ पे देखिएगा 15 घन मीटर जो है बक्से में हमको रखा गया है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दीजिएगा, लिख दीजिएगा 15 घन मीटर 15 घन मीटर के आयतन को बक्से में रखे गए। देखिएगा 15 घन मीटर के आयतन को बक्से में रखे गए, तब घनों की बेटा क्या निकालना? घनों की बेटा हमें निकालना है कुल संख्या। तो बेटा देखिएगा हमको इस प्रश्न में ये ज्ञात करना है, यानी 15 घन मीटर के आयतन को हमें बक्से में रखना है, बक्से में रखे गए और तब घनों की कुल संख्या ज्ञात होगी। तो बेटा घनों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो बेटा टोटल हमारा कितना है? 240। टोटल आपका 240 है और बटे में आपका यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 15 दे रखे हैं। ठीक है, बताइए एक घन का आयतन दे रखा है और टोटल बक्से का आयतन 240 से भाग कर दोगे पता चल जाएगा। तो बेटा भाग करते हैं, 15 एकम 15 काट दीजिए। तो यहाँ पे बेटा 15 एकम 15 कितना बचेगा? 9। हाँ 9 बचेगा। 15 छक्का 90। यानी बेटा घनों की जो संख्या होगी वो बेटा आपकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। यानी प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें आपका आंसर जो होगा वो 16 आएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात हमारी। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 1 का जो हल था वो अच्छे से समझ चुके होंगे। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन हमें प्रत्येक वीडियो में समझाना है। ठीक है, जल्दी कॉपी पे करिए, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए और चलिए बेटा इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर किसका हल समझेंगे? प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 का हल जो होगा वो कैसे किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न किस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, प्रश्न को आप पढ़िए और देखिए कि प्रश्न आपको किस प्रकार से दे रखा है। चलिए अब हम लोग बेटा क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार से दे रखा है। हमसे कहते हैं बिंदुओं 0,5, 5,0 एवं 2,2 से बना त्रिभुज है। बेटा आपको बिंदु दे रखे हैं 3 और हमें उन बिंदुओं से ये पता करना है बेटा कि कौन सा त्रिभुज है। अगर 3 बिंदु दिए हैं तो वो त्रिभुज होगा, अगर 4 बिंदु दिए होते तो चतुर्भुज होता। तो ये जो 3 बिंदु दिए हुए हैं हमें इन बिंदुओं को हल करना है और बेटा ये पता करना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, पता करने के लिए यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे लिख देंगे दिए गए बिंदु। तो बेटा देखिएगा दिए गए जो बिंदु हैं उनको मान लेते हैं ए पहले वाले को 0,5। ठीक बेटा, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? 5,0 और यहाँ पे बेटा तीसरे वाले को, तीसरा वाला आपको सी दे रखा है 2,2। ये आपको 3 बिंदु दे रखे दिए गए बिंदु ए बी तथा सी। ठीक है, और ये भी लिख देते हैं ये त्रिभुज के क्या है बेटा? शीर्ष हैं। ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब सुनिएगा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, तभी यहाँ पे 3 बिंदु हैं। लेकिन अब हमें ये पता करना है बेटा जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज है, यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है बेटा? हमने एक त्रिभुज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज को नाम दे देते ए बी सी। अब हमें ये पता करना है, ये जो इन बिंदुओं को जब हल करेंगे तो ये पता करना है कि कौन सा त्रिभुज है। अब त्रिभुज आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब सारी भुजाएं समान होंगी। त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज त्रि का मतलब 3, तो 3 भुजाएं समान होंगी तो समबाहु होगा, 2 भुजाएं समान होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा,
एक भी भुजा बराबर नहीं होगी तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा हम पहले निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे बेटा, ए बी। तो ए बी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। रही बात बिंदुओं को, तो यहाँ पे देखिएगा 0,5 और यहाँ पे बेटा 5,0, ये बिंदु ले लिए। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2 और इसको y2। अब बेटा देखिएगा ए बी बराबर आप निकाल लीजिए। x2 के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा, 5, और x1 के स्थान पे 0, y2 के स्थान पे 0, y1 के स्थान पे बेटा 5। अब बेटे ध्यान दो, यहाँ पे रूट लगा दीजिए, ये वाला स्क्वायर 5 के ऊपर आएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा 25 हो जाएगा। 25 कितना होता है बेटा, 25 कितना होता है 50। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि हमने ए बी का मान निकाला तो यहाँ पे 50 आ गया। अब तुम बेटा ए बी भुजा आ गई, अब तुम क्या निकालोगे, बी सी निकाल लो, चाहे पहले सी ए निकाल लो। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा मान पुट कर दीजिए। देखिएगा बहुत ही कम समय बचा है, प्रश्नों को थोड़ा स्पीड में हल करवा रहे हैं क्योंकि हमें 10 दिन में लमसम 700 क्वेश्चन करवा देने हैं मैथ के। रेगुलर वीडियो मिलेगी, बस केवल आपका हेल्प चाहिए। हेल्प केवल यही चाहिए कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बस केवल आपसे इतना ही केवल हम चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा BC की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे B के बिंदु ले लीजिए 5,0 और यहाँ पे C वाला दे रखा है 2,2। अब देखिए BC बराबर बेटा निकाल दो, तो x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले मान लेते हैं x1 y1, तो x2 के स्थान पे आपको 2 लिखना है, x1 के स्थान पे आपको 5 लिखना है, y2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे बेटा 0। हल करो तो यहाँ पे देखिएगा 5 में से 2 गया 3, माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा। अब सुनिएगा यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे बेटे, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये पावर कैसी है, सम पावर होती है तो ये आपका प्लस में निकलेगा। ये वाला 2 जब 3 पे आएगा कितना बनेगा 9, ये वाला 2 पर आएगा तो 4, तो 9 4 बेटा कितने होते हैं, 9 4 आपके 13 होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि ए बी का जो मान था वो आपका आया था रूट में 50 और बी सी का जब बेटा मान निकाला गया तो आपका रूट में 13 आ गया। अब हमें ए सी निकालना है, चाहे ए सी लिखो चाहे सी ए, तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। और जब बेटा ए सी निकालोगे तो आपको ए सी के बिंदु लेना पड़ेगा 0,5 और 2,2। तो यहाँ पे चलिए बिंदु ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,2। सेम कैलकुलेशन रहेगी, x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, ठीक है बेटा। थोड़ा नीचे का मिटाल देते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बेटा देखिएगा देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, AC निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC निकालने के लिए तो x2 के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 2 और x1 के स्थान पे 0, y2 के स्थान पे बेटा आपको 2, y1 के स्थान पे 5। चलिए AC बराबर रूट 2 की घात 2, 5 में से 2 गया 3,
तो यहाँ पे AC बराबर आ जाएगा 4 + 9, ये कितना निकल के आएगा बताइए? 13 आ जाएगा। बताइए यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, BC का मान भी रूट में 13 है, AC का मान भी रूट में 13 है, यानी कि दो भुजाएं जो हैं BC और AC बराबर आई हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो ABC होगा, यानी यहाँ पे त्रिभुज ABC जो होगा वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा बेटा? ABC जो आपका होगा वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बताइए बात समझ में आई? अतः त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बेटा इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का हल। प्रश्न को पढ़िए, तब तक प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, फिर बेटा हम आपको हल करवाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहता है के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m² - 5m + k का गुणनखंड है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक व्यंजक दे रखे, तो उस व्यंजक को हमने मान लिया, प्रश्न आपने पढ़ ही लिया होगा, व्यंजक को हमने मान लिया pm बराबर, क्योंकि जो यहाँ पे व्यंजक दे रखा है, ठीक है, वो m के चर में है, तो pm बराबर हम मान लेंगे m² - का 5m और दूसरी चीज प्लस का k, और हमें इस प्रश्न में k का मान भी निकालना है। और दूसरी चीज यहाँ पे दे रखे हैं m-2, m-2 देख रखे हैं, हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब m-2 बराबर 0 है, ये मान दे रखा, अगर m-2 है तो बराबर में 0 लिख के m का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा। m-2 बराबर 0 या m बराबर 2, यहाँ पे हम क्या कर देंगे रखने पर। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ जहाँ m होगा वहाँ पे आपको 2 रखना है। यहाँ पे 2 की घात 2 प्लस का k, 2 की घात 2 का मतलब 4, 5 दूनी 10 प्लस का k। और बेटा यहाँ पे P2 का मान, जब तक P2 0 नहीं करेंगे तब तक k का मान आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया माइनस का 6, इस 6 को बेटा आप इधर लाओगे, प्लस का हो गया, तो k का मान आपको प्राप्त हो गया 6। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब बेटा इसी क्लास में अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल जल्दी जल्दी समझेंगे कि प्रश्न नंबर 4 का हल किस प्रकार से करना है। ठीक है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहते हैं एक त्रिभुज का एक कोण 3π/10 है, दूसरा कोण 66 डिग्री है, तीसरा कोण की माप क्या होगी? तो सुनिए, कोण A बराबर 3π/, आपको 10 दे रखा है। गणित में पाई का मान 180 भी होता है, 22/7 होता है, लेकिन जब भी कोण निकालते हैं तो 180 लिख देते हैं। बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोण A का मान आ जाएगा 18 तिहाई 54। कितना आ जाएगा? 18 तिहाई 54, ये 54 डिग्री आ गया। कोण B का मान 66 डिग्री दे रखा है, कोण C का मान हमें निकालना है। तो बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ऐसा हमने बहुत ही क्लासों में पढ़ा है। तो 54, 66 और यहाँ पे C, तो बेटा कोण C बराबर 180,
54 और 66 जोड़ दीजिए तो आपका बनेगा 6 5 11 12 यानी 120 बन जाएगा। 120 को उधर ले गए माइनस का, कितना बचेगा? 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री आ जाएगा। आंसर आपका जो है रेडियन में आ रहा है, तो डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए 60 गुणे पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिएगा। 60 एकम 60, 60 त्रिक 180, कोण सी बराबर पाई बटे 3 आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे। चलिए, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न पढ़ते हैं। बेटा दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR 90 डिग्री है, बिंदु O त्रिभुज PQR का केंद्रक है तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और QR बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो OQ का मान क्या होगा? तो सुनिएगा, प्रश्न नंबर 5 में बेटा हम लोग OQ का मान हमें निकालना है। अब OQ का मान आएगा कैसे? सुनिए, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दे रखे हैं और यहाँ पे त्रिभुज चित्र आपको दे रखे हैं पेपर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा चित्र आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि आपका PQR, यानी अगर हम बात करते हैं ये P है, ये आपका Q है, तो ये बेटा आपका R है, यानी ये वाला एंगल आपको 90 अंश दे रखे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको PQ का मान आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। दूसरी चीज PQ का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरी चीज बेटा यहाँ पे QR का जो मान है वो यहाँ पे दे रखे 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और देखिएगा बेटा दूसरी चीज है, यहाँ पे हमें OQ का मान निकालना है। तो बेटा जरा ये बताओ OQ का मान निकालना। बेटा एक चित्र आपको पेपर में दे रखे, ये O है, OQ यहाँ पे हम अपनी तरफ से D मान लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से चित्र बना हुआ है पेपर में। अब आप इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पे हमें OQ का मान निकालना है। अब सुनिए OQ का मान कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम RP का मान निकाल लेंगे। जब आपका RP का मान आ जाएगा तब आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज की प्रमेय से यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस कर्ण के स्थान पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, A का मतलब है 12, L का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे K स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144, यहाँ पे 25 आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 169। 169 का मतलब होता है 169 को लिख सकते हैं 13 की घात 2, पावर हट जाएगा तो K का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? बेटा ये समकोण त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो RP का मान कितना आ गया? 13 आ गया। कितना आ गया? 13 आ चुका है। अब सुनिएगा हमें OQ का मान निकालना है। तो सुनिए बेटा यहाँ पे PR का मान 13 है तो DR का मान और DP का मान आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल 13 है और 13 का मतलब है कि DR का मान आधा होगा और DP का मान आधा होगा। और सुनिएगा इस समकोण त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जब भी लंब खींचते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो लंब होगा यानी जो DQ होगा वो भी आधा हो जाएगा, यानी जितना DR होगा जितना DP होगा उतना ही आपका DQ हो जाएगा। ऐसा आप बेटा लिख के रखेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DP DR और बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बेटे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे DQ। यहाँ पे क्या लिख देंगे? DQ। और यहाँ पे बराबर का निशान लगा के हम लिख देंगे 13/2। क्या कर देंगे? 13/2 कह देंगे, यानी DR और DP तो पता है कि आधा हो गया, लेकिन DQ भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब सुनिए इस प्रश्न में हमको OQ का मान ज्ञात करना है। अब OQ का मान आएगा कैसे? देखिए बेटा OQ का मान जब निकालोगे तो देखिएगा OQ, यहाँ पे जो OQ है
वो 2:1 में बढ़ता है। आपको याद होगा, कोई भी त्रिभुज है यानी किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो 2:1 में बढ़ती है, ऐसा आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। तो 2:1 का मतलब हुआ 2/3, 2 ऊपर रहेगा, टोटल हो गया 3। तो यहाँ पे बेटा जब OQ निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, 2/3 और इसी के गुणे में बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, बेटे इसी की गुणे में हम लिख देंगे DQ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सुनिएगा, 2/3 DQ के स्थान पे बेटा क्या लिखेंगे, DQ के स्थान पे आपको लिखना है 13/2। 2 से 2 बेटा हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर आपका आ गया 13 और नीचे आ गया 3। तो सुनिएगा, आप इसको सही के रूप में लिखेंगे क्योंकि पेपर में सही में आंसर आ रहा है। तो बेटा 3 को 13 से भाग करेंगे, 3 चक्कू 12 और 1 13, यानी 4 सही 1/3 जो आंसर होगा इस प्रश्न का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। चलिए इसी के आगे बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न जो है बेटा ये त्रिकोणमिति का है। किसका बेटा है, त्रिकोणमिति का। अब सुनिए इसे कैसे हल करना है वो हम आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। हमसे कहते हैं यहाँ पे ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, यहाँ पे आपको दे रखे हैं cot 18। क्या दे रखे हैं बेटा, cot 18 और ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं cot 72। कितना, cot 72 दे रखे हैं डिग्री। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर 22 है और फिर आपको दे रखे हैं प्लस 1/, यहाँ पे आपको दे रखे हैं tan 72 और क्या दे रखे हैं sec स्क्वायर 68। कितना दे रखे हैं, sec स्क्वायर 68, यानी बेटा आपको इतना ये दे रखे हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इतना प्रश्न समझ पा रहे होंगे। अब बेटा इसका जो हल रहेगा वो किस प्रकार से रहने वाला है वो देखिए, एक बार प्रश्न चेक कर लेते हैं। ठीक, प्रश्न सही है। अब बेटा इसे हल किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां पे बेटा सबसे पहले ये cot 18 है, 18 डिग्री लगा दीजिएगा। अब सुनिएगा यहां पे cot 72 है, इधर cos स्क्वायर 22 है, अब प्लस ए बेटा 1/tan 72, यानी 1 जो tan होता है वो cot के बराबर होता है। नहीं पता है तो बेटा मैंने बता भी दिया है, 1/tan जो होता है वो cot के बराबर होता है। और सुनिए इसके गुणे में आप एक मान सकते हैं, 1/sec जो होता है वो बेटा आपका cos स्क्वायर के बराबर होता है। बेटा 1/sec cos के बराबर होता है तो यहाँ पे cos लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और नीचे 68 है कोण में तो 68 लिख देंगे। अब सुनिए बेटा, बेटे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बेटा इन दोनों में कॉमन है cot 72, तो बेटा cot 72 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे cos स्क्वायर 22 और प्लस cos स्क्वायर यहाँ पे 68 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब सुनिए हम इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, यानी 18 को चेंज करो चाहे 72 को चेंज करो, यानी आपको सदैव यहाँ पे 90 में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम 18 को जो चेंज करेंगे तो 90 में से जब 72 घटाओगे तभी तो 18 बचेगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, आपको इस प्रकार से घटाना है कि 18 बचना चाहिए, तो 90 में से 72 घटाएंगे तभी तो 18 बचेगा। और इसके दूसरे वाले भाई को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब बेटा इन दोनों में फिर किसी को चेंज करो, तो मान लेते हैं कि 22 को चेंज करना है तो 90 में से 68 जब माइनस करोगे तभी तो बेटा 22 आएगा। और यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर 68 लिख देंगे। इतनी बात बेटा आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। cot 90 माइनस थीटा, cot का अपोजिट tan, tan का अपोजिट cot, तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे tan 72 और यहाँ पे cot 72। यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका cos का अपोजिट होता है sin, sin स्क्वायर 68 और यहाँ पे तो आपका cos स्क्वायर 68 है ही है। अब सुनिए यहाँ पे tan को चेंज करिए तो यहाँ को बटे में लाओगे तो यहाँ पे 1/cot 72 हो जाएगा। tan का अपोजिट करो तो cot होता है 1/cot 72,
और यहाँ पे cot 72, यहाँ पे sin स्क्वायर 68, cos स्क्वायर 68, एक साइन है एक cos है, दोनों पे स्क्वायर है, 68 68 कोण भी समान है, इन दोनों का मान बेटा 1 होता है। cos 72 सॉरी cot 72 और cot 72 कैंसिल हो गया, तो इसका जो कंप्लीट आंसर होगा वो बेटा 1 हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न का आप हल अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बेटा प्रश्न का हल कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, बहुत ही आसान सा आंसर है, एक आया हुआ है। और बेटा हम आपको एक तरीका बताने चाहेंगे, त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल होते हैं, प्रीवियस पेपर देखो चाहे आने वाला पेपर होगा, हमेशा ज्यादातर उत्तर एक ही त्रिकोणमिति में आता है। तो आप बिना लगाए भी टिक कर सकते हो। अगर 100% की बात तो नहीं करते हैं, 55 या 70% मान के चलो त्रिकोणमिति के जितने सवाल होंगे या तो आंसर उनका 1 आएगा या तो 0 आएगा, इनके अलावा आंसर कुछ आने वाला नहीं है। अब चलिए इसी के आगे बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 का हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि क्या दे रखा है। आलू के दाम 25% घट जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपए में 7 सही 1/2 किलोग्राम आलू अधिक खरीदता है। आलू का वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी आलू का रियल मूल्य क्या है? तो बेटे यहाँ पे जो शुरू वाला मान है 25% घट जाता है, उससे हम यहाँ पे x कह देंगे और दूसरे वाले को बेटा आप क्या कहेंगे, y मान लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा y मान लेंगे और यहाँ पे जो आलू का रेट है 7 सही ए भार आलू लिख देंगे, आलू को ऐसे लिख दो, 7 सही 1/2 दे रखा है, इसको हल करो, दूसरे 14 और 15/2 हो जाएगा। अब हमें वास्तविक मूल्य निकालना है, वास्तविक मूल्य का फार्मूला लगा दीजिए। जब भी कोई सामान हो और वास्तविक मूल्य निकालना हो तो बेटा वास्तविक मूल्य के लिए फार्मूला होता है बेटा, सही है, 100 माइनस x और ब्रैकेट में a, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। एक बार सवाल को चेक जरूर कर लिया करो और फिर सूत्र लगाया करो, फिर मान पुट किया करो, गलती होने के बेटा बहुत चांस रहते हैं। अब सुनिए, अभी मैथ में x के स्थान पे 25, y के स्थान पे बेटा आपको लिखना है 360। दूसरी चीज यहाँ पे 100 है, x के स्थान पे बेटा हम क्या लिख देंगे 25, ए भार आलू, आलू के स्थान पे 15/2 हो गया, ये 2 आपका ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन कर देते हैं इधर साइड में। देखिएगा बहुत ही धाकड़ है, 25 गुणे 360 गुणे 2, 100 में से 25 गया, 75 गुणे 15 काट देंगे, 25 एकम 25, 25 75, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और सुनिएगा 15 एकम 15, 15 8 120, 8 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी वास्तविक मूल्य जो होगा वो 16 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। बताइए इस प्रश्न का आप आंसर समझ पाए? प्रश्न नंबर 7 में हमें आलू का वास्तविक मूल्य निकालना था, 16 रुपए किलोग्राम होगा, ठीक है, यानी कि 16 रुपए किलोग्राम का मतलब होता है 16 रुपया प्रति किलोग्राम आपका मूल्य होगा, 16 रुपए प्रति किलोग्राम। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 7 का हल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल जो है वो समझेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका भी हल समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसे किया जाएगा। चलिए, एक घड़ी को अंकित मूल्य से ₹32 छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ होगा? सुनिएगा बेटा, हमें इस प्रश्न में हमें लाभ निकालना है कि इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सुनिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंकित मूल्य है यानी लिखा हुआ जो सामान का मूल्य है उसको पहले हम मान लेते हैं। माना अंकित मूल्य बराबर x रुपए मान लेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपए। दूसरी चीज, अब बेटा आपको निकालना पड़ेगा विक्रय मूल्य।
क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे वो बेटा ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इसमें प्रश्न जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें 15% का लाभ दे रखा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 तो सूत्र में होता है, 15% या लाभ हो गया, और बटे में बेटा हम क्या लिख देंगे 100, और इसके गुणे में बेटा हम क्या लिख देंगे, इसके गुणे में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बेटा आपको दे रखे हैं क्या, यानी 320 रुपए का वो खरीदता है, इसके गुणे में बेटा हम 320 लिख देंगे, यानी क्रय मूल्य दे रखा है 320 रुपए। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा बेटा, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 100 और 15 आपका होता है 115, और बटे में क्या लिखेंगे 100, और यहां पे जो विक्रय मूल्य चल रहा है तो हमारा अंकित मूल्य है x, और x में से 32 रुपए छूट है, तो छूट का मतलब होता है 32 रुपए माइनस करोगे, तो यहाँ पे x माइनस 32 बराबर 115 बटे 100, और गुणे में बेटा हम क्या लिख देंगे 320, शून्य से शून्य कैंसिल कर देंगे। अब बेटा आप ध्यान दीजिएगा मेरे बेटे, 32 115 की गुणा, 115 की गुणा बेटा आप 32 से कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 पचे 15, 3 एक कम 4, 3 एक कम 3, 0 8, 4 2 6 3, यानी 3680 आ जाएगा। और बटे में बेटा क्या चल रहा था 10, बेटा बटे में 10 चल रहा था, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे x माइनस 32 बराबर 368 है। इस 32 को बेटा हम कहाँ ले जाएंगे, 368 की तरफ ले जाएंगे, तो ये काहे में हो गया, प्लस में। अब बेटा देखो 368 में 32 जोड़ दोगे तो ये कितना बनेगा, 400 बनेगा, पक्षांतर करेंगे। अब बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। यहाँ पे जो अंकित मूल्य आ गया वो 400 रुपए आ गया। अब हमें इस पे परसेंटेज निकालना है बेटा कि इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का बेटा लाभ हुआ, प्रॉफिट। अब सुनिए, तो लाभ निकालेंगे तो यहाँ पे 400 हमारा मान आया हुआ है, 400 में से आपको 320 माइनस कर देना है, और बेटा इसके बटे में आपको क्या लिख देना है 320 और गुणे में 100। अब बेटा 400 में से 320 घटाओगे 80, गुणे में 100 बटे में 320, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब सुनो, यहाँ पे 4 दूनी 8, चारों अट्ठे हम क्या कर देंगे 32 कर देंगे, ऊपर आपका है 20 धाम 200 बटे में क्या है 8। अब बेटा सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार बात, 200 को बेटा आप क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे, 200 को बेटा क्या करेंगे 8 से भाग कर देंगे। यानी किस प्रकार से देखिएगा, हम इसी के आगे की जो कैलकुलेशन है वो इस बॉक्स के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे क्या करेंगे 2 चक्कू 8, यानी कि आपका 100 बटे 4 आया हुआ है। 100 को 4 से भाग करेंगे तो आपका 25% आंसर आ जाएगा, यानी इस दुकानदार को 25% का लाभ होगा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 8 का भी हल समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल ना भूलें। चलिए